कहानी की नायिका अपने शादीशुदा बॉस के प्रेम में गिरफ्त तबाही के कगार पर खड़ी अपने जीवन के कटु अनुभव को साझा कर समाज की महिलाओं को आगाह करती प्रेरणादायक कहानी। आज की कहानी है मन्नू भंडारी जी की कहानी स्त्री सुबोधनी। कहानी शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्यारी बहनों, ना तो मैं कोई विचारक हूँ, ना प्रचारक, ना लेखक, ना शिक्षक। मैं तो एक बड़ी मामूली सी नौकरी पेशा घरेलू औरत हूँ जो अपनी उम्र के 42 साल पार कर चुकी है। लेकिन इस उम्र तक आते जाते जिन स्थितियों से मैं गुजरी हूँ, जैसा अहम अनुभव मैंने पाया, चाहती हूँ बिना किसी लाग लपेट के उसे आपके सामने रखूँ और आपको बहुत सारे खतरों से आगाह कर दूँ। मैं जानती हूँ कि अपने जीवन के निहायत ही निजी अनुभवों को यूँ सरेआम कहकर मैं खुद अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लूँगी। मेरे मात्र 5 साल के अल्पकालीन विवाहित जीवन पर भी संकट आ सकता है, पर क्या करूं? मेरा नैतिक दायित्व मुझे ललकार रहा है कि अपनी हजार हजार मासूम किशोरी बहनों को जो या तो ऐसी ही स्थिति में पड़ी हैं या कि कभी भी पड़ सकती हैं, अपने अनुभव से कुछ नसीहत दूं, बर्बादी की ओर जाने से बचा लूं। खतरा उठाकर भी यदि मैं 2-4 बहनों की क्या कहा, आपकी दिलचस्पी बेकार की लफज्जा में नहीं है। आप असली बात जानना चाहती हैं। बहुत अच्छे। लफज्जी के प्रति यदि आपके मन में अरुचि है तो यह शुभ लक्षण है, बहुत शुभ। आप सर्दियाँ बहुत सारे खतरों से बची रहेंगी। सांप का काटा और बातों का मारा व्यक्ति बेचारा उठ ही नहीं पाता। मुझे ही देखिए, मेरी जो दुर्दशा हुई थी उसका कारण। अच्छा, अब एक भी बेकार की बात नहीं, बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात सुनिए, सीधी और सच्ची। मेरा अपने बॉस से प्रेम हो गया। वाह, आपके चेहरों पर तो चमक आ गई। आप भी क्या करें, प्रेम कमबख्त है ही ऐसी चीज, चाहे कितनी ही पुरानी और घिसी पिटी क्यों ना हो जाए, एक बार तो दिल फड़क ही उठता है, चेहरे चमचमाने ही लगते हैं। खैर, तो यह कोई अनहोनी बात नहीं थी। डॉक्टरों का नर्सों से, प्रोफेसरों का छात्राओं से, अफसरों का अपने स्टेनो सेक्रेटरी से प्रेम हो जाने का हमारे यहाँ आम रिवाज है। यह बात बिल्कुल अलग है कि उनकी ओर से इसमें प्रेम कम और सगल ज़्यादा है, पर वह बात तो बहुत बाद में समझ में आई। मैंने तो अपनी ओर से पूरी ईमानदारी के साथ ही शुरू किया था, ईमानदारी और समर्पण के साथ। शिंदे नए नए तबादला होकर हमारे विभाग में आए थे, बेहद खुशमिजाज और खूबसूरत, आंखों में ऐसी गहराई कि जिसे देख ले वह गोते ही लगाता रह जाए। बड़ा शायरा अंदाज था उनका और जल्दी ही मालूम पड़ गया कि वे कविताएं भी लिखते हैं। पत्र पत्रिकाओं में वे धड़ाधड़ छपती भी रहती हैं और इस क्षेत्र में उनका अच्छा खासा नाम है। आयकर विभाग की अफसरी और कविताएं हैं ना कुछ बेमेल सी बात, पर यह उसके जीवन की हकीकत थी। मैं स्थितियों और उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जब लड़कियों में प्रेम के लिए विशेष प्रकार का लप भाव रहता है। बूढ़ी माँ तीनों छोटे भाई बहनों को लेकर गांव में रहती थी और मैं इस महानगरी में कामकाजी महिलाओं के एक हॉस्टल में ना घर का कोई अंकुश था और ना इस बात की संभावना कि वे कहीं मेरा ठौर ठिकाना लगा पाएंगे। मेरा ठिकाना भी लगाते भी क्या, उनकी जिंदगियां ठिकाने लगी रहे और घर की मशीन जैसे तैसे चलती रहे। इसके लिए मुझे ही हर महीने मनी ऑर्डर में तेल डालकर भेजना पड़ता था। सब ओर से असुरक्षित और असहाय होकर ही मैंने
जिंदगी के 27 साल पूरे कर लिए और एकाएक मुझे लगने लगा कि नहीं, इस तरह अब और नहीं चलेगा। हर रोज हजार हजार इच्छाएं मुँह बाएं खड़ी रहती और मैं उसके सामने ढेर हो जाती। आखिर मैंने अपनी नाक और आंखों को कुछ अधिक सजग और तेज कर लिया। बस ऐसा करते ही मुझे हर नौजवान की नज़रों में अपने लिए विशेष संकेत दिखने लगे और उनकी बातों में विशेष अर्थ और आमंत्रण की गंध आने लगी। तभी भिड़ गया सिंदे। उसके तो संकेत भी बहुत साफ थे, निमंत्रण भी बहुत खुला। लगा किस्मत ने 56 पकवानों से भरी थाली मुझ भुक्कड़ के आगे परोस कर रख दी है। सो मैंने ना उसका आगा पीछा जानने की कोशिश की और ना अपना आगा पीछा सोचने की। बस आंखें मूंदी और प्रेम की डगर पर चल पड़ी। हर प्रेम की शुरुआत करीब करीब एक सी ही होती है। प्रेमियों को वे सारी बातें चाहे जितनी रोमांचकारी और गुदगुदाने वाली लगे, देखने सुनने वालों को बड़ी उबाऊ और सपाट लगने लगती हैं। घबराइए नहीं, मैं आपको उन बातों से कतई बोर करने नहीं जा रही। बस इतना ही समझ लीजिए कि मैं सामने हमारी किसी रेस्तरा के नीम अंधेरे कोने में बीतती तो कभी बाग के झुरमुट के बीच, कभी हम आपस में उंगलियां उलझाए रहते तो कभी वह मेरी लटों से खिलवाड़ करता रहता। एक बार उसने कविता में मेरे बालों की उपमा बदली से दे दी। बस फिर क्या था, मैं जब तक गोदी में रखे उसके सिर पर झुककर बदली छितरा देती और वह उचक कर यह क्या। आपकी आंखों में तो अविश्वास उभर आया। मैं समझ गई, एक सीनियर अधिकारी और ऐसी छिछोरी फिल्मी हरकतें। पर सच मानिए, अभी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ के हर पुरुष के भीतर एक ऐसा ही फिल्मी हीरो आसन मारे बैठा रहता है और जब तक वह पूरी तरह तृप्त न हो जाए मरता नहीं। उम्र के किसी भी दौर पर उस समय चाहे वह 6 बच्चों का बाप ही क्यों न हो, जरा सा मौका मिलते ही भड़बड़ाकर जाग उठता है और पूरी तरह उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है। फिर तो बड़ी बड़ी तोपें तक ऐसी बचकाना और बेवकूफ़ाना हरकतें करती हैं कि बस तौबा, ना कोई शर्म ना उम्र का लिहाज। आजकल की लड़कियों ने इस राज को अच्छी तरह समझ लिया है, इसलिए वे शादी करते ही हनीमून की जान को लग जाती हैं। फिर किस पहाड़ी जगह में सारे नाज नखरों के साथ फिल्मी अदाकारी की तर्ज पर प्रेम के ऐसे ऐसे दिलकश दावपेच दिखाती हैं कि हीरो साहब पूरी तरह ढेर, कम से कम आगे के 10 साल तो सुरक्षित, पर हनीमून की नौबत तो शादी के बाद ही आती है ना। मैं तो उन बहनों को सावधान करना चाहती हूँ जो शादी के पहले ही इस तरह के हीरो के चंगुल में आकर अपने को चौपट कर लेती हैं। माफ़ करिए, फिर बह गई। क्या करूँ, चाहती हूँ इस प्रसंग की एक एक बारीकी आपको समझा, वरना इस चक्कर में फंसने के बाद तो समझ एकदम भोथरी हो जाती है, जैसी मेरी हो गई थी। हाँ, तो मेरा और सिंधे का प्रेम चल निकला। एक बात साफ कर दूं, बहुत ज़रूरी है, आप कहीं यह ना समझ ले कि मैं सिंधे से इसलिए प्रेम करने लगी थी कि वह मेरा बॉस था और उसके प्रेम के प्रकाश में मुझे अपना कैरियर दिपाता हुआ दिखाई देता। नहीं, प्रेम जैसी पवित्र चीज को मैं घटिया किस्म के स्वार्थों से अलग करके ही देखती थी। तभी तो पूरे 8 साल तक सिंधे के प्रेम की अक्खड़ जोत जलाए अपने को होम करती रही। लीजिए, आप हंस रही हैं। क्या करूं, मुश्किल यह है कि टुच्चे लोगों ने प्रेम में निहायत की घटिया किस्म की खाल मेल करके उसे इतना हल्का, झूठा और बाजारू बना दिया है कि उसके असली रूप की बात करते ही लोग हंसने लगते हैं। पर आप मेरी बात का यकीन मानिए, मेरा प्रेम कतई कतई
कैरियर ओरिएंटेड नहीं था। बड़ी मुश्किल से पाए हुए अपने इस विवाहित जीवन को दांव पर लगाकर अपनी जो यह दुख भरी गाथा सुना रही हूँ, वह भी केवल उन्हीं बहनों के लिए जो प्रेम को मीराबाई के भाव से ग्रहण करती हैं। हाँ, तो मैं पूरी तरह सिंधेमयी हो गई। पर तभी एक भयंकर झटका लगा, बल्कि कहूँ कि जो लगा उसके लिए झटका शब्द हल्का ही है। मालूम पड़ा कि सिंधे के एक अदद बीवी है जो पहली बार पुत्रवती बनकर 5 महीने बाद अपने मैके से लौटी है। यानी एक अदद बीवी और एक अदद बच्चा। मुझे तो सारी दुनिया ही लड़खड़ाती नजर आने लगा मैं बहुत बड़ा धोखा खा गई हूँ। मेरे भीतर गुस्सा बुरी तरह बलबलाने लगा। इसने यह बात बताई क्यों नहीं? और बीवी बच्चे के रहते मेरी और प्रेम का हाथ बढ़ाने का मतलब? मैंने जब भी उससे घर और घर वालों के बारे में पूछा, वह 3-4 शेर दोहरा दिया करता था, जिनका शाब्दिक अर्थ होता था, मेरा ना कोई घर है, ना दर, ना कोई अपना, ना पराया। इस जमीन और आसमान के बीच में अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। पर मेरे लिए इन शेरों का सीधा साधा अर्थ था हरी झंडी, लाइन क्लियर। सो मैं सपाटे से चल पड़ी, बल्कि चलने में थोड़ी फुर्ती भी की। आप तो जानती ही होंगी कि इस उम्र तक शादी न होने पर लड़कियों में एक खास तरह की हड़बड़ाहट आ जाती है। चाहती हैं जैसे भी हो जल्दी से जल्दी प्रेमी को पूरी तरह कब्जे में करके पति बनाकर अपनी टेंट में खोल से खोस लें। झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भी इसी नेक इरादे से लपक रही थी कि बीच में ही औंधी मुँह गिरी। पर गिरने नहीं दिया। सिंधे ने हाथों हाथ झेल लिया। गुस्से से मैं पगला रही थी और आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। मन हो रहा था सामने बैठे इस आदमी की चिंदियाँ बिखेर कर रख दूं और फिर कभी इसकी सूरत नहीं देखूं। पर उसने बिना किसी बात का मौका दिए मुझे बाहों में भर लिया और धुआंधार रोने लगा। पिता के जवाब में पिता के दबाव में आकर की हुई शादी मेरे जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गई। बीबी के रहते भी मैं कितना अकेला हूँ। 2 अजनबियों की तरह एक छत के नीचे रहने की यातना। ऐसी ऐसी बातों के न जाने कितने टुकड़े आंसुओं में भीग भीग कर टपक रहे थे। मेरा विवेक मुझसे संकल्प करवा रहा था कि लौट जाओ, इस दिशा में अब एक कदम भी आगे मत बढ़ो। मैं रो रो कर अपना संकल्प दोहरा रही थी, वह रो रो कर अपना दुख दोहरा रहा था। इसी तरह हम 2-3 बार और मिले, वही बातें, वही रोना। मैंने सोचा था कि आंसुओं के साथ मैं अपना सारा प्रेम और गम भी बहा दूंगी और हमेशा के लिए अलविदा कहकर लौट जाऊंगी। पर हुआ एकदम उल्टा। आंसुओं के जल से सिंचकर प्रेम की बेल तो और ज़्यादा हलहला उठी। अब देखिए ना, मीरा का पद आंसुओं ने जल सींच सींच बचपन से पढ़ा था। पर हम सबकी ट्रेजेडी यही है कि स्कूली शिक्षा को जीवन में गुनते नहीं। शिक्षा एक तरफ, जीवन एक तरफ, और इसीलिए ठोकर खाते हैं। यही हुआ। उसका दुख और दयनीय चेहरा देखकर मेरे मन में प्रेम का ज्वार उमड़ने लगा। उसने आंसुओं ने प्रेम को इतना गीला और रपटीला बना दिया कि वापस मुड़ने को तैयार मेरा पैर अपने आप को स्वाहा करने के लिए आगे बढ़ गया। पर इतना सब करने के बावजूद मेरी आंखों में जब तब संदेह और आशंका की डोरे उभर आते। मेरी पकड़ में पहले जैसी मजबूती नहीं रह गई। सिंधे इस मैदान का पक्का खिलाड़ी था। मेरे असमंजस और दुविधा को चट भाप गया। केवल भाप ही नहीं गया, वरन उसने यह भी महसूस कर लिया कि बीबी की उपस्थिति से हमारे प्रेम में आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई है। अब यदि इसे बचाकर रखना है तो प्रेम करने के तरीके में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा। बिना उसके मामला चलने वाला नजर नहीं आ रहा था। रेस्तरां और बाग बगीचों के बीच तो वह परिवर्तन आ नहीं सकता था। इसलिए बड़ी
शिद्दत के साथ एक कमरे की तलब महसूस होने लगी। वैसे पहले भी कई बार वह अपनी इस तरह की इच्छा और ज़रूरत का इजहार कर चुका था, पर मैंने हमेशा दो टूक जवाब पकड़ा दिया। आप विश्वास करें या ना करें, पर निश्चय ही मैं पहले बड़े संस्कारों वाली लड़की थी। हर तरह की मर्यादा में मेरा पूरा विश्वास था। उस तरह के आमंत्रण को मैं स्वीकार कर ही नहीं सकती थी, पर स्थिति ने मुझे बेहद बेहद कमज़ोर बना दिया था और मैं सोचने लगी थी कि यदि पूरी तरह पाना है तो अपने को पूरी तरह देना भी पड़ेगा। 3-4 कमरा मुलाकातों में ही मैंने समझ लिया कि इन मुलाकातों के कारण उसके भीतर किसी तरह का अपराध बोध या कुछ गलत करने का भाव लेस मात्र भी नहीं है। वह काफ़ी तृप्त और छका हुआ लगता था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि शरीर के स्तर पर भी मैंने अपने को उसके लिए अनिवार्य बना लिया है। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरा यह समर्पण तुरूप के इक्के की तरह कारगर सिद्ध होगा और बाजी मेरे हाथ निश्चय ही इन मुलाकातों ने मेरे प्रेम को बड़ी मजबूत बैसाखियाँ थमा दी और मेरे लड़खड़ाते कदम फिर जम गए। वह मेरे साथ भविष्य की योजनाएं बनाता, पर उन्हें अमल में लाए तब तक के लिए एक मौन समझौता हम लोगों के बीच हो गया। अपना शरीर, अपनी भावनाएं उसने मेरे जिम्मे कर दी और घर, बच्चा, बूढ़ा बाप और सारी पारिवारिक खिचखिच बीवी के जिम्मे। इस विभाजन से मैं कुछ समय के लिए परम प्रसन्न। यूं भी इस उम्र में आदमी को सबसे ज़्यादा भरोसा अपने शरीर पर ही होता है। शरीर पा लिया, समझो दुनिया जहान हथिया लिया। ऊपर से मुझे वह कभी बातों से तो कभी कविताओं से समझाता रहता कि मन और शरीर की पवित्र भूमि पर ही असली प्रेम पनपता है। घर की चार दीवारी के बीच निरंतर होने वाली खिच खिच में तो वह मरता ही है। समझती रहती और अपने को बहुत पुख्ता जमीन पर महसूस करती। वह बातें ही ऐसी करता कि संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन वह खूंटे से उखड़कर मेरी गिरफ्त में आ जाएगा। बीबी की याद और बात से ही सिंधे अपना चेहरा एकदम मायूस बना लेता और बिना कहीं मेरे दिमाग में यह बिठाने की कोशिश करता कि बीवी बनते ही औरत बहुत उबाऊ और त्रासदायक बन जाती है, कि रिश्तों से बनते ही प्रेम नीरस और बेजान हो जाता है, कि सच्चे प्रेमियों को तो हमेशा मुक्त ही रहना चाहिए। मैं इन सब बातों को सुनती समझती तो सही, पर गले नहीं उतार पाती, क्योंकि बीबी बनने की ललक जब तब मेरे भीतर जोर मारती थी। सच बात है, मुझे तो घर भी चाहिए था, पति भी और बच्चे भी, पर उसे तो जैसे बीबी नाम से ही चिढ़ हो गई थी। कभी कभी तो वह अपनी बीवी के कर्कश स्वभाव और तुनक मिजाजी की बात करते करते रो तक पड़ता। तब मैं लपक कर उसे बाहों में भरती, अपने होठों से उसके आंसू पोंछती और उसे हौसला बंधाती कि जल्दी ही हम कुछ ऐसा करेंगे कि वह इस दुख से मुक्त हो जाएगा, कि मैं उसे एक सही सुखद जिंदगी दूंगी। यह आश्वासन उसके लिए कम, मेरे अपने लिए ज़्यादा होता था। दिन सरकते जा रहे थे और अपने प्रेम करने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के बावजूद स्थिति जहाँ की तहाँ थी। यानी कि मैं अपने हॉस्टल के कमरे में बंद सिंधे अपनी बीवी की मुट्ठी में, साल भर पहले का जागा आत्मविश्वास फिर डगमगाने लगा और मुझे लगा कि अब कोई कार्यक्रम अपनाना पड़ेगा। आज सोचती हूँ तो अपने पर ही सौ सौ धिक्कार के साथ आश्चर्य भी होता है कि कैसे मेरी बुद्धि पर ऐसा मोटा पर्दा पड़ गया था कि यह भी नहीं सोच सकी कि उसकी बीवी भी आखिर मेरी तरह ही एक स्त्री है, अपने पति के छलावे और मक्कारी की शिकार। पर नहीं, यह तो तब समझ में आया जब उसकी मक्कारी ने मुझे भी तबाही की कगार पर ला पटका। झूठ नहीं बोलूँगी, उस समय तो उसके प्रेम में अंधी होने के कारण
वह जो कुछ भी कहता समझाता, मुझे उस पर पूरा यकीन ही नहीं होता, बल्कि मैं भी उसी की तरह दुनिया भर के छल छंद सोचा करती। तभी तो मैंने सोचा कि उसकी बीवी को हमारे प्रेम प्रसंग की जानकारी तो अवश्य होगी। वह काफ़ी दुखी भी होगी। क्यों न मैं जब तक वहाँ उपस्थित होकर उसके त्रास को इतना बढ़ा सकूं कि वह खुद ही इस अपमानजनक स्थिति को नकार कर अलग हो जाए। रकीब को सामने देखकर अच्छों अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं। फिर अपमान और उपेक्षा की आग में झुलसी इस औरत का हौसला ही क्या होगा। और यही सोचकर आखिर में एक दिन सिंधे के घर जा धमकी। एक सुहागिन औरत की सारी नियायतों यानी बूढ़े ससुर के बरदस्त की छत्र छाया और बच्चे के ओतड़ों की बंधनवार के बीच दूधों नहाई पूतों फली भाव के वह कुर्सी पर विराजमान थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई विकार नहीं आया। बस सहजता में लिपटा एक प्रश्नवाचक उभरा, और हरबू इन्हें बिठाओ और साहब को बोलो कोई मिलने आया है के साथ बिला गया। विकार तो मुझे देखकर सिंधे के चेहरे पर आया, जिसे उसने थोड़ी सी कोशिश करके अफसरी नकाब के नीचे ढक लिया। दफ्तरी भाषा में दफ्तरी बातें करके उसने मुझे चलता किया, पर बाहर निकलते समय हाथ दबाकर लाड़ में लिपटी हल्की सी फटकार के साथ शाम को कमरे पर आने का निमंत्रण भी दे दिया। मैं उसकी बीवी को त्रस्त करने गई थी, पर खुद ही त्रस्त और पस्त होकर लौटी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यह औरत है या मांस का लौंदा। इसका आदमी 3 साल से एक दूसरी लड़की के साथ मस्ती मार रहा है और इसे न कोई तकलीफ न कष्ट। मैं इसकी जगह हूँ तो शायद एक दिन भी इस तरह की अपमानजनक स्थिति को बर्दाश्त न करूँ। इसके शरीर पर चमड़ी लिपटी है या गेंडे की खाल। यह तो मुझे बहुत बाद में अपने अनुभव ने सिखाया कि अधिकतर शादीशुदा औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने घर की दीवारों से बेशुमार लगाव होता है। इतना ज़्यादा कि धीरे धीरे उन दीवारों को ही अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेती हैं। फिर मान अपमान के सारे हमले उनसे टकराकर बाहर ही ढेर हो जाते हैं और भी उनसे बेअसर सती साध्वी सी भीतर सुरक्षित बैठी रहती है। शाम को सिंधे मुझ पर एकदम बरस पड़ा कि मैंने उसके घर जाने की मूर्खता क्यों की। कितना चौकस रहना पड़ता है उसे हर समय, जिससे उसकी बीवी को इस प्रसंग की हवा भी न लग सके, वरना तो वह शूर्पणखा की तरह ऑफिस, परिवार और सारे शहर में हड़बोंग मचाकर रख देगी। मौका लगा तो मेरा झोंटा पकड़कर सड़क पर जूते लगवाएगी। और बड़ी चालाकी से उसने मेरे मन में अपनी पत्नी के लिए, जिसे वह अक्सर कोतवाल कहता था, ढेर सारी नफरत और आक्रोश भर दिया। साथ ही जल्दबाजी करने की अपनी नादानी भरी मूर्खता पर मुझे बेहद शर्मिंदा भी किया। देखा आपने कि कैसे सातिराना अंदाज से पुरुष नफरत और गुस्से की सुई अपनी ओर से नकार कर दोनों औरतों की ओर घुमा देता है। वे ही आपस में लड़े भिड़े, कोसे गलियाएं, और वह जो असली गुनहगार है अपने पर आंच आए बिना आराम से दोनों का सुख भोगता रहे। पर उस समय तो मैं जब जब बहुत अधीर होती, वह समझाता कि सहजीवन का मधुरतम पक्ष तो हम भोग ही रहे हैं। मैं क्यों बेकार में शादी ब्याह और घर में जकड़कर इस मधुर संबंध का गला घोटना चाहती हूँ। और इसी चक्कर में वह मधु उड़ेलती हुई 3-4 फड़कती हुई कविताएं मेरे नाम ठोक देता। मीठी मीठी पप्पियों के बीच बड़ी ऊंची ऊंची बातें मेरे जहन में बिठा देता। कुछ समय के लिए मुझे लगने लगता संबंधों को एक नई दिशा देने का दायित्व है। अगली पीढ़ी अधिक स्वस्थ, अधिक मुक्त जिंदगी जी सके, इसके लिए हमें पहल करनी होगी। एक उदाहरण रखना होगा, चाहे उसके लिए हमें
खाद ही क्यों ना बनना पड़े। सिंधे तो ये बातें झाड़कर मज़े से अपनी बीवी का बगलगीर हो जाता और मैं असली अर्थों में खाद बनी अपने कमरे में सड़ती रहती। तभी सिंधे का तबादला हो गया। मैं एक बार फिर डगमगा गई। मुझे लगा कि बस अब यह मेरी जिंदगी से निकला। रो रो कर मेरा बुरा हाल था, पर फिर उसने मुझे हाथों हाथ झेल लिया। एक नई योजना से मेरे आंसू पोंछ दिए। तय हुआ कि नई जगह अभी वह अकेला ही जाएगा और उसके जाने के 3-4 दिन बाद ही मेडिकल लीव लेकर मैं उसके पास पहुंच जाऊंगी। उसने मुझे बताया कि उसने यह तबादला करवाया ही इसीलिए है कि शहरी तबादला उसकी ज़िंदगी के तबादले की भूमिका बन जाए। यह तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि सिंधे ने तबादला इसलिए करवाया था कि हमारे संबंधों की सुरसुराहट उसकी बीवी के कानों तक पहुंचने लगी थी। बात पूरी तरह खुले उसके पहले ही वह शहर छोड़ देना चाहता था। पर मैं तो यह समझकर कि केवल मेरी खातिर सिंधे ने बड़े शहर की बड़ी संभावनाओं को छोड़ छोटी जगह चुनी है, एकदम निहाल हो गई और उसकी बातों के जादू में बंधी बंधी 1 सप्ताह बाद ही उसके पास पहुंच गई। आपको बहुत गलत लग रहा है ना? लगना ही चाहिए। अब तो मुझे भी लगता है, पर उस समय गलत सही की समझ ही कहाँ रह गई थी। मैं उसे पाना चाहती थी और वह मुझे खोना नहीं चाहता था। उसके साथ होटल में गुजारे हुए दिन मैं तो भूल ही गई कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा भी है। तबीयत एकदम हलहला उठी। उस बार उसने बाकायदा योजना बनाई कि पत्नी को अब यहाँ ना बुलाकर उसके पिता के घर भेज देगा और धीरे धीरे उसे कानूनी कार्रवाई करने के लिए राजी कर लेगा। यदि नहीं हुई तो मजबूर करेगा। पंखों पर सवार होकर ही मैं लौटी थी। आंखों में उसने ढेर सारे अपने आंच दिए थे और उठते बैठते मुझे अपना स्वीट होम ही दिखाई देता। मैंने उसे एक फड़कता हुआ प्रेम पत्र लिखा। बातों का तो वह बादशाह था ही, पत्र लिखने में भी उसे कमाल हासिल था। शरीर में जो दूरी आ गई थी उसे वह पत्रों की भाषा से पाटता रहता। पत्रों में मुझे वह दिव्य प्रेम का दर्शन समझाता। मेरे जन्मदिन पर अपने इसी दिव्य प्रेम में डुबोकर उसने एक खूबसूरत सा तोहफा मेरे लिए भेजा। कभी वह चांदनी रात के गीत लिखकर भेजता, तो कभी साथ बिताए मधुर क्षणों की याद को ताज़ा करने वाली कविताएं। जानता था कि इन बातों से मुझे तसल्ली नहीं होगी, इसलिए तसल्ली देने के लिए वह खुद शरीर आ पहुंचा। ऑफिस का काम निकलवा कर वह जब तब आ ही जाया करता था। उसने आंखों में सचमुच के आंसू भरकर कहा कि मैं ही सिंधे की प्राण हूँ, सिंधे की प्रेरणा हूँ। घर परिवार के अतिरिक्त सिंधे का जो कुछ भी है और वही तो असली सिंधे है, वह उसने मुझे पूरी तरह सौंप रखा है। और तुरंत उसने अपनी बात का प्रमाण पेश कर दिया। मुझे समर्पित किया हुआ अपना नया कविता संग्रह हाथ से लिखा हुआ था। प्राण को उसकी प्रेरणा और प्राण बनने का हर्ष ने यह हुआ कि वह तो दिन दूना रात चौगुना फलता रहा। धन यश सफलता मान सम्मान सभी का मालिक और मैं भीतर ही भीतर झुलस कर काठ का कुंदा हो गई। सब ओर से मरी मुरझाई टूटी और पस्त मैं समझ गई कि मैं बुरी तरह ठगी गई हूँ। धीरे धीरे उम्र की बढ़ोतरी और ऑफिस और दुनियादारी की निरंतर बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच सिंधे की रूमानी जरूरत घटती चली गई। परिणाम यह हुआ कि हमारे बीच चलने वाले पत्रों की संख्या कम और मजमून मौसम के सर्द गर्म होने पर आकर टिक गया। और फिर एक दिन उसके पास से गृह प्रवेश का निमंत्रण पत्र मिला। जाने का कोई तुक नहीं था, फिर भी मैं चली गई, महज सारी स्थिति का जायजा लेने के लिए। लंबा चौड़ा आधुनिक ढंग का बना हुआ मकान, लकदक फर्नीचर। बीवी निकल कर आई तो लगा यह कोई दूसरी औरत है।
शरीर पर चर्बी की 3 बार परतें चढ़ी हुई और परम तृप्ति का एक डकार भाव सारे चेहरे पर पुता हुआ। 8 साल का एक सुंदर सा बच्चा भी निकलकर आया। लगा जैसे सिंधे ने ही अपने को पूरी तरह उड़ेल दिया हो, उसमें हूबहू सिंधे। और मेरा मन हो रहा था कि सिंधे के दोनों कंधे झकझोर कर पूछूं, राम धुन की तरह तुम मेरी हो, तुम मेरी हो कि रट लगाने वाले सिंधे साहब, बताइए तो आपकी जिंदगी की इस सारे ताम झाम में मैं कहाँ हूँ, मैं कितनी हूँ। पर पूछकर अब होना ही क्या था। मैं लौट आई इस असहाय के साथ कि प्रेम के इस खेल में वह एक सधे हुए खिलाड़ी की तरह खेला और मैं निहायत अनाड़ी की तरह। 8 साल तक चलने वाला प्रेम प्रसंग महज एक खिलवाड़ था, जिसकी बाजी बड़ी होशियारी से सिंधी ने बांटी। भ्रम जाल के कटते ही नजर साफ हुई तो बाजी में बटे हुए पत्तों का यह नक्शा रह रहकर मेरी आंखों में उभरने लगा। तुरूप का इक्का यानी घर उसके पास, तुरूप का बादशाह यानी बच्चा उसके पास, तुरूप की बेगम यानी बीवी और प्रेम करने के लिए प्रेम का उसके पास, तुरूप का गुलाम यानी नौकर चाकर, गाड़ी बंगला उसके पास। लब्बो लुबान यह कि तुरूप के सारे पत्ते उसके पास और मुझे मिले उसके दिए हुए छक्के पंजे यानी टोटके की तरह पुड़िया में बंधे दार्शनिक लफाजी में लिपटे हवाई प्यार के चंद जुमले। इन टटपुंजियों पत्तों के सहारे में ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकती थी कि जिंदगी भर उसकी पूंछ पकड़े रहती और उसे ही अपनी उपलब्धि समझ समझ कर संतोष करती। मन बहुत घबराता तो उसी पूंछ से हवा करके उसके साथ बिताए मधुर क्षणों पर जमी समय की धूल उड़ाकर कुछ समय के लिए अपना खालीपन भर लेती। पर भला बताइए, इससे कहीं जिंदगी चल सकती है? यह तो लाख लाख शुक्र है खुदा का कि मेरी तहस नहस जिंदगी को नए सिरे से संवारने के लिए। लेकिन छोड़िए, इस प्रसंग की कोई ज़रूरत नहीं। निहायत हवाई बातें पल्ले से बांधे बांधे मैंने अपनी जिंदगी को बर्बादी की कगार पर ला पटका था। अब चाहती हूँ ठेठ दुनियादारी की बातें अपनी हजार हजार मासूम किशोरी बहनों के पल्ले से बांध दूँ, जिससे वे मेरी तरह भटकने से बच जाएं। इस देश में प्रेम के बीच मन और शरीर की पवित्र भूमि में नहीं, ठेठ घर परिवार की उपजाऊ भूमि में ही फलते फूलते हैं। भूलकर भी शादीशुदा आदमी के प्रेम में मत पड़िए। दिव्य और महान प्रेम की खातिर बीवी बच्चों के दांव पर लगाने वाले प्रेम वीरों की यहाँ पैदावार ही नहीं होती। 2 नावों पर पैर रखकर चलने वाले सूरवीर जरूर सरेआम मिल जाएंगे। हाँ, शादीशुदा औरतें चाहे तो भले ही शादीशुदा आदमी से प्रेम कर ले। जब तक चाहा प्रेम किया, मन भर गया तो लौट कर अपने खूंटे पर। ना कोई डर ना घोटाला, जब प्रेम में लगा हो शादी का ताला।